गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम पढ़ेंगे अध्याय 3। ठीक है, देखो अध्याय 3 में क्या दिया है। अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। तो अंग्रेजी जो शासन है वो भारतीय जनजीवन पर कैसे प्रभाव डाले हैं, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आपने पिछले पाठ में अंग्रेज़ों की शासन की व्यवस्था के बारे में पढ़ा है ना। हमने पिछले पाठ में पढ़े थे कि शासन व्यवस्था कैसी थी। तो अब इस पाठ में उनके शासन का भारतीय जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। सन 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था, है ना। क्या था? सन 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? सिर्फ व्यापार करना था। वे भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना, चांदी आदि लेकर आते थे, है ना। वे भारतीय सामान को क्या करते थे? विदेशों में बेचकर, है ना, जो भारतीय सामान था उसको बेचकर क्या करते थे? विदेशों में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाते थे, है ना। अगर अपने देश का सामान भारतीय बाज़ारों में नहीं बेच पाते थे, है ना, नहीं बेच पाते थे, इस एक तरफा व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी आलोचनाएं होने लगी। कंपनी पर दबाव डाला गया कि वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से ही करें, है ना। क्या करने लगे? उसको दबाव डालने लग गया कि तुम कहाँ से करो, सिर्फ धन के लिए व्यवस्था सिर्फ भारत से ही करो। अब प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल पर उनका अधिकार हो गया और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी भूमि कर वसूल करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया। इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन भारत से ही मिलने लगा। उन्हें अपने प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही। उस समय भूमिकर किसी भी शासक के लिए क्या करते थे? आमदनी का प्रमुख स्रोत था। इसलिए अंग्रेज़ों ने भी मुख्यतः भूमिकर पर ही अपना क्या कहा, वहाँ पे अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अंग्रेज़ों की कृषि नीति कैसी थी। तो अंग्रेज़ों ने शुरुआत में क्या किया? स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा। बाद में उन्होंने कर निर्धारण और संग्रहण की अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई। ये भारत के अलग अलग प्रदेशों की सामाजिक व्यवस्था व शासन की ज़रूरतों के अनुसार क्या किए गए थे? तैयार की गई थी, है ना। ये जमींदारी, रैयतवाड़ी व महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं थी। कौन कौन सी व्यवस्था थी ये? महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं थी। पहले दौर में अंग्रेज़ों द्वारा लगान वसूली के लिए ठेकेदारी करने के लिए, है ना, क्या करते थे? पहले दौर में अंग्रेज़ों द्वारा लगान वसूल के लिए ठेकेदारी करने के लिए इन अधिकार को नीलाम किया जाता था। पहले दौर में क्या था? अंग्रेज़ों द्वारा जो लगान वसूली के लिए ठेकेदारी करने के अधिकार को नीलाम किया जाता था। जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता है ना, उसे यह अधिकार दिया जाता था। ठेकेदार का यह प्रयास होता था कि वह जल्दी से जल्दी क्या करे? किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करे। ठेकेदारों को केवल अपने लगान की वसूली से मतलब रहता था। वे किसानों के हित अहित का ध्यान नहीं रखते थे, है ना। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1-2 वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर 5 साल बंदोबस्त शुरू किया। उन्हें लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसानों के शोषण में कुछ कमी होगी। अब वे नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने जमींदारों को लगान देने लगे। इस तरह लगान वसूली की नीति में बार बार क्या हुआ? वहाँ पे परिवर्तन होते रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे स्थायी बंदोबस्त वहाँ की कैसी। तो अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया था? सन 1789 में, है ना, अंग्रेज़ सरकार ने सन 1789 में बंगाल प्रांत से राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ क्या किया था? वो समझौता किया, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। क्या कहलाया? वो स्थायी बंदोबस्त। कार्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो और जमींदार भू राजस्व ना दे सके तो उसकी जिम्मेदारी को आप करो, जब्त करके क्या करो? जब्त करके उसकी जगह पर नए जमींदार को बिठा दिया जाएगा। बार बार भू राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कार्नवालिस ने क्या किया? 1789-90 में देय भू राजस्व के आधार पर क्या किया? जमींदारों को 10 साल के लिए ज़मीन का मालिक मान लिया। अब वे ज़मीन की खरीदी बिक्री कर रहे थे, है ना, खरीदी बिक्री कर सकते थे एवं लगान न पटाने पर क्या करता था? किसानों को ज़मीन से बेदखल भी कर सकते थे। कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आमदनी का प्रमुख क्या था? स्रोत बन गया था। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया। इस कानून की सबसे प्रमुख स्रोत थी, इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त। इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि क्या कर लगान को
कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा गया था। इसलिए ज़मींदार तो निश्चित लगान वसूलते रहे, पर किसानों को सरकार को इससे क्या हुआ, अधिक फायदा नहीं हुआ। अब यहाँ देखेंगे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कैसी थी, महलवाड़ी रैयतवाड़ी। तो इस व्यवस्था का मूल आधार क्या था, लगान का किसान के साथ सीधे, है ना, किसान के साथ सीधे करार करना था। और यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकाल कर जो बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। शुरू के दिनों में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में 30 वर्षों के लिए बंदोबस्त लागू किया गया। किसानों के साथ सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था से किसानों का शोषण होता रहा, है ना। इसमें क्या था, इस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में, कि इस व्यवस्था का मूल आधार क्या था, लगान का सीधे करार करना था, है ना। अब महलवाड़ी व्यवस्था देखते हैं। तो सन 1833-40 ईस्वी में अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की, जिसमें पूरे गांव, जिसे महल कहते थे, है ना, से लगान का बंदोबस्त किया जाता था। अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।